नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स टॉक विथ हिमांशु सैन। दोस्तों, इस चैनल पर हम पढ़ाते हैं ऑडियो बुक जो रिलेटेड होती है हमारा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यानी कि जितने भी आर्ट्स सब्जेक्ट हैं हमारे, उससे रिलेटेड होती है। दोस्तों, इस चैनल का हमारा जो जुड़ने का, आप लोगों का जुड़ने का जो माध्यम है वो है सिर्फ आपको जानकारी प्राप्त कराना और कहानी के माध्यम से एक अच्छी तैयारी भी करवाना। दोस्तों, इस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं रामशरण शर्मा का प्राचीन भारत का इतिहास। उसके 15वें चैप्टर पर हैं हम। उसका नाम है प्रादेशिक राज्य और मगध राज्यों का उदय। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऑडियो बुक के ज़रिए पढ़ेंगे और चलिए शुरू करते हैं ये 15वां चैप्टर, जो इस प्रकार है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं रामशरण शर्मा भारत का प्राचीन इतिहास के 15वें चैप्टर को, जिसका नाम है प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय। बड़े राज्यों के उदय की स्थिति, ये हमारा दोस्तों पहला हेडिंग है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के बढ़ते उपयोग ने बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा की। लोहे के हथियारों से लैस योद्धा वर्ग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए कृषि उपकरण और औजारों ने किसानों को खाद्यापूर्ति से अधिक खाद्यान्न उपजाने में सक्षम बनाया। सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजकुमारों द्वारा कर के रूप में अतिरिक्त उत्पादन एकत्रित किए जाने लगे। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में विकसित कस्बों के लिए भी अधिशेष उपलब्ध कराए जाने लगे। इन भौतिक लाभों ने स्वाभाविक रूप से लोगों को पड़ोसी क्षेत्र के लोगों की तुलना में अपने देश में रहने के लायक बनाया। शहरों में अपने कार्यान्वयन केंद्र निर्मित के साथ बड़े राज्यों के उदय ने प्रादेशिक विचार की भावना को सुदृढ़ किया। लोग अब अपने जन या जनजाति से अधिक अपने जनपद या अपने इलाकों के प्रति निष्ठा रखने लगे। दोस्तों, हमारा दूसरी हेडिंग है महाजनपद। हम देख सकते हैं कि वैदिक काल के अंत में कुछ जनपदों का उदय हुआ। हालांकि ईसा पूर्व 500 के आसपास कृषि और बसावट की प्रगति के साथ ये एक सामान्य विशेषता बन गई। ईसा पूर्व 450 के आसपास अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व मध्य एशिया के तक फैले 40 जनपदों का उल्लेख पाणिनि द्वारा किया गया। हालांकि दक्षिण भारत का प्रमुख हिस्सा इसमें शामिल नहीं था। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि जनपदों का विकास महाजनपदों में हुआ, जो बड़े राज्यों या देश हैं। इन ग्रंथों में 16 का उल्लेख है। इनमें से 9 का उल्लेख पाणिनि ने किया है, जो महाजनपद नहीं बल्कि जनपद हैं। बुद्ध काल में हमें महाजनपद नामक 16 बड़े राज्य मिलते हैं। इनमें से अधिकांश का उदय ऊपरी और मध्य गंगा के मैदानों में हुआ, जिसमें गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां शामिल हैं। 30 नंबर है हमारा दोस्तों 139। चलते हैं महाजनपद वाली हेडिंग पर ही, जो पीछे चल रही थी पेज पर। वे ज़्यादातर विंध्य के उत्तर और पश्चिमी उत्तर की सीमाओं से लेकर बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वश और अवंती शक्तिशाली थे। पूर्व में हम गंगा के बारे में सुनते हैं, जिसमें आधुनिक जिले मुंगेर और भागलपुर शामिल हैं। चंपा में इसकी राजधानी थी, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बस्तियों के संकेत दिखाती है, और वहाँ उसी शताब्दी का एक मिट्टी का किला भी है। अंततः अंग साम्राज्य का विलय अपने शक्तिशाली पड़ोसी मगध में कर लिया गया था। पटना एवं गया के पूर्ववर्ती जिले में शाहाबाद के कुछ हिस्सों को अपनाकर मगध उस समय का अग्रणी राज्य बन गया। इसकी पहली राजधानी राजगीर थी। उसके बाद पाटलिपुत्री। दोनों किलेबंद और शक्तिशाली थे, और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास इनके बसने के निशाने मिलते हैं। गंगा के उत्तरी तिरहुत मंडल में वज्र राज्य स्थित था, जिसमें 8 राजवंश थे। हालांकि सबसे शक्तिशाली राजवंश लिच्छवी थी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो वैशाली जिले में बसड़ गांव के रूप में जानी जाती है। पुराणों में वैशाली को अति प्राचीन बताया गया है, लेकिन पुरातत्व के अनुसार बसड़ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पहले नहीं बसा था।
पश्चिम की तरफ हमें काशी साम्राज्य मिलता है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। राजघाट में खुदाई से पता चलता है कि सबसे पहले बस्तियों की शुरुआत ईसा पूर्व 500 के आसपास हुई और इस समय शहर मिट्टी की दीवारों से घिरे हुए थे। प्रारंभ में सभी राज्यों में काशी सबसे शक्तिशाली था, अंततः यह कौशल की शक्ति के सामने झुक गया। कौशल ने पूर्व उत्तर प्रदेश के इलाकों को अपनाया और श्रावस्ती में अपनी राजधानी बनाई, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा के बहराइच जिले की सीमाओं पर सहत महत के तौर पर जानी जाती है। खुदाई से पता चलता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 7 महत शायद ही बस पाए थे, लेकिन हम एक मिट्टी के किले की शुरुआत देखते हैं। कौशल का एक महत्वपूर्ण शहर अयोध्या था, जो रामायण की कहानी से जुड़ा है। हालांकि खुदाई से पता चलता है कि यह ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले किसी सूरत में नहीं बसा था। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्य जनजातीय गणतांत्रिक क्षेत्र भी शामिल थे। कपिलवस्तु की राजधानी बस्ती जिले में पिपरवा के रूप में बताई जाती है। ईसा पूर्व 500 से पहले पिपरवा में रहन सहन की शुरुआत नहीं थी। नेपाल में पिपरवा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुम्बिनी शाक्यों की दूसरी राजधानी थी। एक अशोक अभिलेख में इसे गौतम बुद्ध का जन्मस्थान कहा जाता है। कौशल के पड़ोस में मल्लों के गणतांत्रिक कबीले थे, जो वज्जी राज्य के उत्तरी सीमा से सटे थे। मल्लों की एक राजधानी कुशीनारा थी, जहां गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनारा देवरिया जिले में कसिया के रूप में जानी जाती है। पश्चिम की तरफ यमुना तट पर वत्स साम्राज्य था, जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। वत्स कुरु वंश के थे, जो हस्तिनापुर में आकर कौशाम्बी में बस गए। पेज नंबर हमारा दोस्तों 140 पढ़ते हैं आगे। कौशाम्बी को गंगा और यमुना के संगम के निकट होने के कारण चुना गया था। जैसे कि खुदाई बताता है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिट्टी के किले थे। हम कुरु और पांचाल के पुराने राज्यों के बारे में भी सुनते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल की तुलना में राजनीतिक रूप से अब इसका महत्व कम हो गया था। मध्य मालवा और मध्य प्रदेश से सटे हुए हिस्से में अवंती साम्राज्य था। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरी भाग में उज्जैन इसकी राजधानी थी और दक्षिणी भाग में माहिष्मती। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के बाद ये दोनों शहर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। हालांकि उज्जैन ने अंततः माहिष्मती को पीछे छोड़ दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कार्य हुए और मजबूती किलेबंदी की गई। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आगे भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए आपसी संघर्षों का था। अंततः मगध का राज्य सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ और एक साम्राज्य की स्थापना हुई। उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज महत्वपूर्ण महाजनपद थे। कंबोज को पाणिनि ग्रंथ में जनपद और पाली ग्रंथों में महाजनपद कहा जाता है। यह मध्य एशिया में पामीर क्षेत्र में स्थित था, जो बड़े इलाकों में आधुनिक तजाकिस्तान में फैला हुआ था। तजाकिस्तान में ईसा पूर्व 1500 और 1000 के आसपास इंडो आर्य बोलने वालों से जुड़े घोड़े, रथों और स्पोक युक्त पहिए, शमशान और स्वास्तिका के अवशेष पाए गए हैं। ईसा पूर्व 500 के आसपास कंबोज में संस्कृत और पाली दोनों बोली जाती थीं, जो उत्तरापद द्वारा पाटलिपुत्र से जुड़ा था। दोस्तों, नई हेडिंग है हमारा मगध साम्राज्य का उदय और विकास। बुद्ध के समकालीन और हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध प्रमुखता से उभर कर आया। उन्होंने आक्रामकता और विजय की नीति अपनाई, जो अशोक के कलिंग युद्ध के साथ समाप्त हुई। बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर विजय हासिल की और चंपा में इसे अपने बेटे अजातशत्रु को सौंप दिया। उन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। उसकी 3 पत्नियां थीं। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल के राजा की बेटी थी और कौशल नरेश के पुत्र उत्तराधिकारी प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल की इस दुल्हन के साथ बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला, जिसमें 1 लाख का राजस्व प्राप्त होता था और यह राजस्व सिक्कों के रूप में एकत्रित किया जाता था। इस विवाह ने कौशल से शत्रुता समाप्त कर दी और दूसरे राज्यों की लिच्छवी राजकुमारी थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ, और उनकी तीसरी पत्नी पंजाब में मुद्रा वंश के प्रमुख की बेटी थी। विभिन्न रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध ने भारी राजनयिक प्रतिष्ठा दिलाई और पश्चिम और उत्तर की तरफ मगध के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंदा और घोत महासेन ने बिंबिसार की लड़ाई की, लेकिन अंततः दोनों ने समझौता कर लिया। बाद में जब धोत पीलिया से पीड़ित हो गया, तो अवंती राजा के अनुरोध पर बिंबिसार ने शाही वैद्य जीवक
को उज्जैन भेजा। कहा जाता है कि बिंबिसार को गांधार शासक का एक दूत समूह और पत्र भेजा गया जिसे पुरघोत लड़ाई में हार गए थे। इसी तरह अपनी विजय और कूटनीति के माध्यम से बिंबिसार ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध को शक्तिशाली राज्य बनाया। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि मगध राज्य में 80,000 गांव थे। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी, जिसे उस समय गिरिव्राज कहा जाता था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके द्वार को चारों तरफ से पत्थरों की दीवारों से घेर दिया गया था। इस तरह से यह अभेद हो गया था। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक बिंबिसार ने ईसा पूर्व 544 से 492 के बीच 52 साल तक शासन किया। इसके बाद उनके बेटे अजातशत्रु ईसा पूर्व 492 से 460 ने शासन किया। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया। उनके शासनकाल में बिंबिसार वंश चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने 2 युद्ध किए और तीसरे की तैयारी की। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। उससे काशी और कौशल दोनों भड़क गए। फिर मगध और कौशल के बीच लंबा संघर्ष हुआ। आखिरकार अजातशत्रु युद्ध में विजय हुए और शांति समझौते के रूप में कौशल नरेश को अजातशत्रु से अपनी बेटी का विवाह और काशी का पूरा अधिकार सौंपने के लिए बाध्य होना पड़ा। अजातशत्रु संबंधों का कोई सम्मान नहीं करते थे। यद्यपि उनकी मां लिच्छवी की राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। बहाना यह था कि लिच्छवी कौशल के सहयोगी थे। उन्होंने लिच्छवी के लोगों में मतभेद करा दिया और अंततः उन पर आक्रमण कर उनकी आज़ादी छीन ली और युद्ध में पराजित कर दिया। इसमें पूरे 16 वर्ष लग गए। वे फिर युद्ध में गुलेल की तरह की मशीन का इस्तेमाल करते थे, जो पत्थर फेंकते थे। ऐसा करने में वे सफल भी रहे। उनके पास एक दंड वाला या गदे वाला रथ था, जिसमें सामूहिक हत्या की जाती थी। इस प्रकार काशी और वैशाली से जुड़ने से मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। अजातशत्रु ने अवंती के शक्तिशाली शासक का सामना करना पड़ा। अवंती ने कौशांबी के वत्सों को हराया था और मगध पर आक्रमण की धमकी दी थी। इस धमकी के कारण अजातशत्रु ने राजगीर की घेराबंदी शुरू कर दी, जिसके दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। हालांकि उसके जीवनकाल में आक्रमण नहीं हुआ। अजातशत्रु के बाद उदयन ईसा पूर्व 460 से 44 आए। कहा जाता है कि उनके शासन महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने पटना में गंगा और सोन के संगम स्थल पर एक किले का निर्माण किया। पेज नंबर हमारा 142 है दोस्तों। यह इसलिए किया गया क्योंकि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था, जो उस समय तक उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। पटना की स्थिति, जैसे कि बाद में उल्लेख है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। उदयन के बाद शिशुनाग राजवंश आया, जिसने अस्थायी तौर पर अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि अवंती की राजधानी उज्जैन का विनाश किया। इससे मगध और अवंती के बीच 100 वर्ष पुरानी शत्रुता समाप्त हो गई। इसके बाद अवंती मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया और यह मौर्य शासन के अंततः तक बना रहा। शिशुनाग के बाद नंद आए, जो मगध के सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए। इनके पास इतनी बड़ी ताकत थी कि अलेक्जेंडर, जिसने उस समय पंजाब पर आक्रमण किया था, उसने पूर्व की तरफ आने की हिम्मत नहीं की। नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर मगध की शक्ति बढ़ाई, जहाँ से वे विजय पदक के रूप में जिना की मूर्ति लाए। यह सब महापद्मानंद के शासनकाल में हुआ। इस शासक ने एकराट होने का दावा किया, अर्थात एकमात्र ऐसा संप्रभुत्व संपन्न जिसने अन्य सभी शासकों का विनाश कर दिया। प्रतीत होता है कि उन्होंने कलिंग ही नहीं, कौशल पर भी कब्जा कर लिया था। नंद बहुत धनाढ्य और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि उनके पास 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार सेना और 3,000 से 6,000 युद्ध प्रशिक्षित हाथी थे। ऐसी विशाल सेना का गठन किसी प्रभावी कर प्रणाली के माध्यम से संभव थी। जाहिर है कि इसी सोच विचार के कारण अलेक्जेंडर को नंदों पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में नंद कमजोर और अलोकप्रिय साबित हुए। मगध में उनके शासन को मौर्य साम्राज्य ने उखाड़ फेंका, जिनके शासनकाल में मगध साम्राज्य गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। नई हेडिंग है हमारा दोस्तों, मगध की सफलता के कारण। पढ़ते हैं इसे आगे। मौर्य के उत्थान से पहले 2 शताब्दियों के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार इसी अवधि के ईरानी साम्राज्य विस्तार के समान है। इस अवधि के दौरान भारत में सबसे बड़े राज्य का गठन बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे कई उद्यमी और महत्वाकांक्षी शासकों ने किया। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार और राज्य को मजबूत करने के लिए उचित अनुचित हर तरीके से अपनी शक्ति व साधनों का इस्तेमाल किया। हालांकि मगध के विस्तार का एकमात्र कारण यह नहीं था, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी थे। लोह काल में मगध एक
लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का इलाका था, क्योंकि प्रचुर मात्रा में लौह खदान मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगीर पेज नंबर 143 से बहुत दूर स्थित नहीं थी। पड़ोस में ही पर्याप्त लौह अयस्क की सरल उपलब्धता ने मगध के राजकुमारों को उपयुक्त हथियारों से लैस होने में सक्षम बनाया, जो उनके प्रतिद्वंदियों को आसानी से उपलब्ध नहीं थे। लोहे के खान पूर्व मध्य प्रदेश में भी स्थित हैं। वे अवंती और उसकी राजधानी उज्जैन से ज़्यादा दूर नहीं थे। ईसा पूर्व 500 में उज्जैन में लोहे को पिघलाया और ढाला जाता था। संभवतः लोहारों ने अच्छे हथियारों का निर्माण किया। इस वजह से उत्तर भारत में मगध के लिए सर्वश्रेष्ठ बनने के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती अवंती थी, और उज्जैन को अपने अधीन करने में मगध को लगभग 100 साल लग गए। मगध को कुछ अन्य सुविधाएं भी थीं। मगध की दोनों राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्री सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थी। राजगीर 5 पहाड़ियों के एक समूह से घिरा हुआ था, लिहाजा उन दिनों यह अभेद्य था जब तोपें नहीं थीं और किलों को नष्ट करना आसान नहीं था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मगध राजकुमारों ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दी, जिसने चारों तरफ के आवागमन वाले निर्णायक स्थानों पर कब्जा कर लिया। पाटलिपुत्री गंगा, खंडक और सोन के संगम पर स्थित था और चौथी नदी घाघरा पाटलिपुत्री के पास गंगा में मिलती थी। औद्योगिक काल से पहले, जब संचार मुश्किल था, सेना नदियों के रास्ते उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्व में आ जा सकती थीं। इसके अलावा पटना की स्थिति वास्तव में अच्छी थी, क्योंकि यह नदियों से घिरा हुआ था, जबकि गंगा और सोन इसे उत्तर और पश्चिम में और पुनपुन दक्षिण और पूर्व में भाग में घेर रखा था। इसलिए पाटलिपुत्री वास्तविक जलदुर्ग था। मगध मध्य गंगा के मैदानों के बीच स्थित था। गंगा इसे परिवहन और कृषि दोनों सुविधाएं प्रदान करती थी। क्योंकि अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानों में स्थित थे, इसलिए नदियों के रास्ते वे वहां पहुंच सकते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पटना के दक्षिणी भाग में पर्याप्त लकड़ी पाई जाती थी। रेगिस्तानी पाटलिपुत्री में लकड़ी की दीवारों और घरों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार नौकाओं का निर्माण आसानी से किया जाता था। इसने मगध को पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह कृषि के लिए अनुकूल वातावरण ने मगध की सहायता की। एक बार जंगल की सफाई हो गई और फिर जलोढ़ मिट्टी बेहद उपजाऊ साबित हुई। भारी वर्षा के कारण यहाँ सिंचाई के बिना भी उत्पादन संभव था। ग्रामीण इलाकों में धान के विभिन्न किस्मों का उत्पादन होता था, जिसका उल्लेख शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में किया गया था। यह क्षेत्र इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन योग्य था। इससे स्वाभाविक रूप से किसान काफ़ी अधिशेष खदानों का उत्पादन करने में सक्षम थे, जो करों के रूप में शासकों द्वारा ले जाए जाते थे। मगध के राजकुमारों को भी शहरों के उदय और धातुओं के पैसे के इस्तेमाल से लाभ हुआ। बुद्धकालीन पाली ग्रंथ में 20 शहरों का उल्लेख है। इनमें से ज़्यादातर मध्य गंगा के मैदानों में स्थित थे। पेज नंबर हमारे द्वारा दोस्तों 144 है। उन्होंने उत्तर पूर्व भारत में व्यापार और वाणिज्य में योगदान दिया। राजकुमार वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाते थे, जिससे वे अपनी सेना के रखरखाव हेतु धन जमा करते थे। मगध ने सैन्य संगठन में एक विशेष मुकाम हासिल किया। यद्यपि भारतीय राज्य घोड़ों और रथों के इस्तेमाल से पूर्णतः परिचित थे, लेकिन मगध ने पहली बार पड़ोसी देशों के खिलाफ युद्ध में बड़ी संख्या में हाथियों का इस्तेमाल किया। देश के पूर्व भाग में मगध के राजकुमारों को हाथियों आपूर्ति होती थी। ग्रीक सूत्रों से पता चलता है कि नंदों के पास 6000 हाथी थे। वे किलों को ध्वस्त करने और जंगलों और दलदलों से युक्त सड़क विहीन रास्तों से होते हुए आगे बढ़ने में हाथियों का इस्तेमाल करते थे। अनंततः हम यह भी कह सकते हैं कि मगध समाज के रूढ़ी विरोधी चरित्र के लोग थे। यहाँ किरात और मगध के लोग बसे हुए थे, जो रूढ़िवादी ब्राह्मणों की दृष्टि में नीच थे। वैदिक लोगों के आगमन के बावजूद यहाँ प्रजातियों का जो घुलना मिलना हुआ वह काफ़ी अच्छा था। यहाँ वैदिक लोगों का आगमन हाल ही में हुआ था, इसलिए पहले से वैदिक प्रभाव वाले इलाकों की अपेक्षा मगध में इसके विस्तार का उत्साह अधिक था। इन्हीं कारणों से मगध अन्य राज्यों को पराजित करने और भारत में पहला साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, ईरान और मकदूनिया का आक्रमण।